नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे आज की सुर्खियों की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है हमारे लिए आज की न्यूज में हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। ठीक है, कल हमने आपको एक MCQ क्वेश्चन दिया था विच वाज बेस्ड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली इमेज जहां मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। सबसे पहले जानवी चंद्रा ने दिया है ऑप्शन ए 1 ओनली, बेसिकली ऑप्शन 1 ए ओनली। देन उसके बाद शेख समरीन ने भी हमें ए ही आंसर कहा है और पूजा ने भी ए आंसर ही कहा है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है, उसका आंसर है ए ओनली, यानी जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे अब मेंस के क्वेश्चन की। देखिए, कल मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए कहा था ऑन दी नेगेटिव इम्पैक्ट या जो हमें डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अबाउट द बैन ऑफ चाइनीज ऐप। सो दो स्टूडेंट्स ने हमारे ये आंसर किया है, एक जानवी ने और दूसरा पूजा ने। सबसे पहले तो वेरी गुड गाइज, बोथ ऑफ यू, जानवी एंड पूजा, ऐसे ही लिखते रहिए। थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसको कि आप चेंज करके जो है और बेटर तरीके से अपनी नोट्स बना सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने आपसे पूछा था नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बैन ऑफ द चाइनीज ऐप, जो कि आपने लिखा भी है जानवी। ठीक है, यहाँ पर देखो आपने जो लिखा है कि एज, पहला पॉइंट अगर हम उठाएं कि एज द गवर्नमेंट बैन द चाइनीज ऐप देयर विल बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑन पीपल मोस्ट बिकॉज ऑफ द people, most of the people are employed in Chinese companies। ठीक है, तो इसको आप जो है एक बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो, लाइक कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या इट कुड जेनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल कम शब्दों में अपनी सीधी बात कर सकते हो। देन दूसरी चीज देखो, आपने इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू उठाया। ठीक है, कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं उनके पास ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइनीज़ हैं और ऐसा करने से हमें फाइनेंशियल अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल लॉस दिखा सकते हो सिंपली वन वर्ड में करके। देन नेगेटिव इमेज की बात है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो ऐसा ही कोई वर्ड। उसके बाद आपने लिखा है कि दिस बैन विल एक्ट एज कॉशन फॉर द ऑल द टेक कंपनीज टू फंक्शन मोर एथिकली, तो एथिकल कंसर्न आ जाता है यहाँ पर। एंड लास्टली आपने लिखा है कि लॉस ऑफ जॉब्स, तो यहाँ पर अगेन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे या कम शब्दों में लिखोगे तो आपके न सिर्फ वर्ड्स बचेंगे जिसको आप और चीजें एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। वैसे जो आपके पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। ये प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली चाइनीज एप्स के बैन होने से अराइज हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पूजा का आंसर देखते हैं। पूजा ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये आंसर लिखा है। पूजा ने क्या किया, पूरी की पूरी न्यूज को पहले तो बताया है कि क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस बताए हैं, कॉन्स बताए हैं, वे फॉरवर्ड बताया एंड लास्टली कंक्लूजन भी बताया है। वेरी गुड पूजा, इस तरीके से आपका पूरा एक टॉपिक एक पेज में आपके लिए समराइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। बस यहाँ पर जो चीज़ें मैंने अभी जानवी को बोली वही आपको भी सजेस्ट करूंगी कि जो पूरे आप पूरे सेंटेंसेस लिख रहे हो उसको सिंपल बुलेट पॉइंट्स में लिख लो। जैसे इट विल प्रमोट को की जगह पे सिर्फ सिंपल आप वोकल फॉर लोकल लिख सकते हो, उसको समझ आ जाएगा कि भाई सिंस जो फॉरेन चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो बैन हो गए तो अब लोकल की ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, देन हार्नेस इनोवेटिव माइंड्स ऑफ कंट्री एंड देन दस प्रमोट द टेक स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप प्रमोशन आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी हमारी। तो बुलेट पॉइंट्स में लिखो आंसर्स, अगर आपके पास बुलेट पॉइंट होगा, ठीक है, तो ना सिर्फ ये आपको याद करने में ईजी रहेगा बल्कि जब आप आंसर लिखोगे तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट भी बहुत इजीली कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें करिए जब आप नोट्स बनाते हैं। हाँ, अगर आप फुल फ्लेजेड आंसर लिख रहे हो, जैसा कि आपका जो ये आपने लिखा है, दिस कांट बी अ फुल फ्लेजेड आंसर, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज रिपोर्टिंग है। ठीक है, ऐसे हमें आंसर्स नहीं लिखने हैं। बट हाँ, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में था, तो इसको मैं ये कंसिडर करूंगी कि ये आपकी नोट मेकिंग का तरीका है जो कि बहुत बढ़िया है। बट आप इसको और अच्छा कर सकते हो अगर चीज़ों को आप और शॉर्ट फॉर्म में करो, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस तरीके से आप अपने ब्रेन को जो है स्टोर करने के लिए कह सकते हो। ठीक है,
आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। इस चीज को आप प्रैक्टिस करते रहना डेली बेसिस पे, आई एम श्योर कुछ ही दिन में आप इसमें बिल्कुल प्रो हो जाओगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं आज की खबरों पर। हमारी जो आज की सबसे पहली खबर आ रही है वो आ रही है लगभग 4 स्टेट से, जैसे कि झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर हो गए। और यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है एंटी लिंचिंग बिल्स का। ठीक है, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पहलू यहाँ पर उठकर आता है। ओके, तो देखिए बात ये हुई है कि कुछ बिल्स पास हुए थे कुछ समय पहले बेसिकली लिंचिंग को लेकर के पिछले 4 सालों में बाय एटलीस्ट 3 स्टेट्स। ठीक है, जो कि रूल किए जाते हैं ऑब्वियसली बीजेपी राइवल्स द्वारा। और उनमें से जैसे जो एक भी पार्टी जो है वो अभी तक इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। ठीक है, तो मुद्दा यही है कि ये अभी भी कहीं ना कहीं मझधार में ये जो बिल्स हैं ये लटक रहे हैं, जो कि इशू है हमारा। ठीक है, और इस पूरे मुद्दे पर, एंटी लिंचिंग बिल के मुद्दे पर, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये इन्फॉर्म किया था 2019 में। ठीक है, कि भाई देखो जो देयर हैज बीन नो सेपरेट डेफिनेशन फॉर लिंचिंग। ठीक है, लिंचिंग वर्ड जो है इसकी कोई कहीं सेपरेट इंफॉर्मेशन, कहीं कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं दी हुई है अंडर आईपीसी। ठीक है, सो एडिंग दैट सच इंसिडेंट जो है कुड डील अस कुड बी डेल्ट अंडर सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो बेसिकली लिंचिंग को इन्होंने क्या किया, जो ऑलरेडी आपकी दफा 302 है या 300 है आईपीसी वाली, उसमें ही कहीं ना कहीं पार्ट बना दिया और कहा कि ये कहीं अलग से नहीं दिया, इसलिए इस पे अलग से पूरा बिल बनाने का कोई उन्हें यूज भी नहीं दिख रहा होगा मे बी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, तो ये थी पहली तो चीज। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि आखिर ये मॉब लिंचिंग टर्म से क्या हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम मॉब लिंचिंग या लिंचिंग वर्ड को उठाते हैं तो ये वही एक्ट्स टारगेट करता है जो कि टारगेटेड वायलेंस द्वारा किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और जो ये एक्ट होता है ये प्रॉपर आपकी वायलेंट एक्ट होती है एंड इज टेंटामाउंट टू ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आपकी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। इस केस में ये होता है कि जो हमारा मॉब होता है, यानी जो भीड़ होती है, देखिए भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। ठीक है, वो 1-2 लोग नहीं होते, भीड़ होती है, झुंड के लोग होते हैं। ओके, तो जो हमारी भीड़ होती है वो ये मानती है इस केस में, मॉब लिंचिंग के केस में, कि वो लोग पनिश कर रहे हैं विक्टिम को फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, अब ये रॉन्ग इलीगल है कि नहीं इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ऐसा करते वक्त वो कानून को भी अपने हाथ में लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके लिए कुछ अगर होता है तो वो होता है कि भाई हम ही फैसला करेंगे, हम ही जो है यहाँ पर दंड देंगे। तो ये जो दंड के निर्णायक बन जाते हैं, इन्हें जो है जब ये एक झुंड में आते हैं तो इन्हें हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यही जो है अब न्याय करेंगे, न्याय के लिए कानून के पास नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें हमारी रिलेटेड होती हैं विद दी मॉब लिंचिंग थिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसको। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉब लिंचिंग क्या थी, इसको थोड़ा और समझेंगे। तो देखिए जो लिंचिंग है इसको परमिटेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का नाम दिया जा सकता है बाय अ ग्रुप, और ये ज्यादातर यूज की जाती है टू कैरेक्टराइज इनफॉर्मल पब्लिक एग्जीक्यूशंस बाय अ मॉब इन ऑर्डर टू पनिश एन एलिज्ड ट्रांसग्रेसर या फिर टू इंटिमिडेट अ ग्रुप। ठीक है, और हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ था जिसको रिकॉल किया जा सकता है, पाकिस्तान में हुआ था वैसे तो, जहां पर एक श्रीलंकन नेशनल जो था, एक श्रीलंकन व्यक्ति था, उसे आग लगा दी गई थी बाय बेसिकली he was set ablaze over blasphemy charges। ओके, तो ये इंसिडेंस जो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है मॉब लिंचिंग का। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई चलो मॉब लिंचिंग तो समझ आ गई, एंटी लिंचिंग भी समझ आ गई, यानी मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो था वो हमारा एंटी लिंचिंग था, एंटी लिंचिंग बिल्स पास हो रहे थे। बट अब मुद्दा उठता है कि भाई ये बिल्स क्यों पास नहीं हुए। ठीक है, तो देखिए ज्यादातर जो बिल्स हैं वो इस केस में गवर्नर द्वारा रिजर्व किए गए हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट।
ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पर ये बताएंगे कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत गवर्नर के पास ये पावर आती है कि वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रोक सकता है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है ये फटाफट से मुझे बता दो, और क्या एग्जैक्टली इसका नॉमेनक्लेचर है ये बता दो। अगर मालूम है तो मालूम होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो गूगल करिए, देखिए और फिर बताइए। ओके, दूसरी चीज, जो प्रेसिडेंट है उनको जाना पड़ता है बाय द एडवाइस गिवन, जो कि दी जाती किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, इन केस ऑफ लेजिस्लेशन रिप्रेजेंटेड बाय दी MHA यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो जो होम मिनिस्ट्री है यहाँ पर वो एग्जामिन करती है स्टेट लेजिस्लेशन को, पर्टिकुलरली 3 ग्राउंड्स पे। क्या क्या होते हैं वो 3 ग्राउंड्स? नंबर 1 रिपग्नेंसी विद सेंट्रल लॉज, नंबर 2 डेविएशन फ्रॉम नेशनल या फिर सेंट्रल पॉलिसी, और नंबर 3 होता है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का। तो इन 3 आधारों पर यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी है वो एग्जामिन करती है क्या, स्टेट लेजिस्लेशन को। ठीक है, और जो ये बिल्स हैं बेसिकली आप देख सकते हो, ये इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये आज के ही न्यूज़पेपर की इमेज है बेसिकली। ये एक ब्रीफ लुक है एट द एंटी लिंचिंग बिल्स पास्ड बाय द 4 स्टेट्स। तो कौन कौन से वो स्टेट है? झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर। झारखंड में लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021, जो कि पनिशमेंट तय करता है फ्रॉम 3 years in prison to life imprisonment इन केस कि भाई जिसके ऊपर लिंचिंग की गई है उसकी डेथ हो जाए, जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, और उन कन्विक्ट्स को फाइन भी किया जा सकता है बिटवीन 3 लाख to 25 लाख डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। मणिपुर में भी एक बिल लाया गया, उसका नाम था प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल, 2018 में इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, और ये तय कर रहा था या ये निर्धारित करता रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उन लोगों के अगेंस्ट जो कि इन्वॉल्व हैं उस मॉब वायलेंस के तहत। ठीक है, और अगर उस मॉब वायलेंस में जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है तो राजस्थान में ये बिल आया बाय द नेम ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल 2019, जो कि अगेन लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा और फाइन ऑफ 1 to 5 लाख रुपीज का हकदार जो है इतना जो है वो बेसिकली करता है। ठीक है, यहाँ पर भी विक्टिम की अगर डेथ हो जाती है तो। और चौथा हमारा राज्य है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019, उसमें प्रोविजन था डेथ सेंटेंस का। ठीक है, वो प्रपोज करता है अ जेल टर्म फ्रॉम 3 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट उन लोगों के लिए जो कि असॉल्ट में इन्वॉल्व हैं या इंजरिंग में इन्वॉल्व हैं। और ये बिल डिफाइन करता है वो टर्म्स जैसे कि लिंचिंग हो गया, मॉब हो गया। ठीक है, ये कहना था हमारे वेस्ट बंगाल लिंचिंग कंपेंसेशन स्कीम का। ठीक है, कि इस बिल के तहत हम आपको डिफाइन करके देंगे कि क्या होती है लिंचिंग, क्या होता है मॉब, जो कि कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो ये तो हमारे बिल्स थे। ठीक है, और क्यों ये पेंडिंग है हमें ये भी समझ आ गए। ठीक है, आगे चलेंगे कि भाई कैसे इन लिंचिंग की प्रॉब्लम को इंडिया डील कर रहा है। तो देखिए 2017 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसने डेटा कलेक्ट किया था मॉब लिंचिंग के ऊपर। ठीक है, और वो डेटा न सिर्फ मॉब लिंचिंग के ऊपर था बल्कि वहां पर हेट क्राइम्स भी थे, काउ विजिलेंटिज्म भी था। ठीक है, लेकिन उस डेटा को कहीं भी पब्लिश नहीं किया गया। ओके, और उसको जो है मतलब एज सच लोकल नहीं किया गया, एज सच पब्लिक में दिया नहीं गया। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज देयर इज नो सेपरेट डेफिनेशन फॉर लिंचिंग अंडर IPC। ये कहना था कि भाई जब IPC के तहत लिंचिंग की कोई डेफिनेशन ही नहीं तो हम उस पर डेटा कैसे फाइंड कर सकते। हालांकि जो लिंचिंग इंसिडेंट्स हैं उनको डील करने के लिए 2 एक्ट्स यूज की जाती हैं, एक सेक्शन 300 और दूसरा 302 ऑफ IPC विच इज पर्टेनिंग टू मर्डर। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दिया था कि भाई आपको लिंचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस बनाना है, लेकिन उस पर भी कुछ कार्य नहीं हुए। ठीक है, सिंस देन गवर्नमेंट जो है अभी भी काम कर रही है IPC के तहत 1860 में, और CRPC के तहत मॉब लिंचिंग को कंसीडर किया जा रहा है। इन 2 एक्ट्स के तहत इन पे एक सेपरेट ऑफेंस करके इन पे कोई लॉ नहीं एज सच सामने आया है, ना कोई बिल पास हुआ है अभी तक। तो आपसे मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे होगे ये ग्रीन कलर में हाईलाइटेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है कि व्हाई दिस एंटी लिंचिंग लॉ इज नेसेसरी नाउ।
ठीक है, ये आपको लिखना है और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे भेजना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो मैं रेगुलरली आपको क्वेश्चंस नहीं देती, बट कोशिश करती हूँ कि डेली न्यूज़ में से अगर कुछ भी हमें इम्पॉर्टेंट मिल जाए तो वो हम आपको हिंट कर दें कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर प्लीज़ लिखने की कोशिश करेगा। पूजा ने हमें आंसर सबमिट किया, जानवी ने आंसर सबमिट किया। आई होप कि और भी लोग इस पर आंसर ज़रूर सबमिट करेंगे इस बार, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और हमारा बचता है यहाँ पर लिंचिंग के ही रिगार्डिंग थोड़ी सी चीज़ें, कि कौन सा वो आर्टिकल है जो कि वॉयलेशन माना जाता है मॉब लिंचिंग के केस में। तो सबसे पहले तो है हमारा आर्टिकल 21 जो कि वॉयलेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो राइट टू इक्वालिटी और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को भी वॉयलेट करते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 14 और 15 में एनश्राइंड है। कहाँ पर है? 14 और 15, और ये हो गया आर्टिकल 21। हालांकि कहीं भी जो है ये मेंशन नहीं किया गया है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो कितना इसमें काम करेगा, और सिंपली इसको रख दिया जाता है मर्डर के जैसे ही 302 और 300 दफ़ा आईपीसी के तहत, ठीक है। और रीजंस की अगर हम बात करें कि क्यों इतनी ज़्यादा लिंचिंग्स के केसेस हो रहे हैं, तो वो रीजंस हो सकते हैं इम्प्यूनिटी, कम्युनलिज्म, फेक न्यूज़, एलिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश भी दिया था कि भाई आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टार्ट करिए, ठीक है। और ये भी कहा था कि यू शुड डेजिग्नेट ऑफिसर्स ऑफ एसपी रैंक एज नोडल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट मॉब वायलेंस, ठीक है। सेंटर स्टेट्स को बोला गया, सेंटर ने और स्टेट्स को भी ये वो कहा गया था कि आपको ब्रॉडकास्ट और रेडियो, टीवी, ऑनलाइन मैसेजेस के तहत वार्निंग जारी करनी चाहिए लिंचिंग के अगेंस्ट में। देन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एफआईआर ज़रूर लिखी जानी चाहिए अगेंस्ट दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेटेड थी। तो ये जो आपको इमेज है ना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली, ये आपको हेल्प करेगी इस आंसर को लिखने में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। और जैसे ही अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ पर आते हैं। अब है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो कि है इंडिया स्लैम्स कम्युनल माइंडसेट ऑफ ओआईसी ओवर रिमार्क्स ऑन हिजाब रोकर, ठीक है। इंडिया ने अपना हिट आउट दिया है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और ये कहा है कि भाई आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है वेस्टेड इंटरेस्ट को ओवर व्हाट, ओवर दी कर्नाटका हिजाब रो, ठीक है। कर्नाटका हिजाब केस आपको पता होगा हमारे बर्निंग इशू में भी ये जा चुका है। जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दीजिए कि क्या है ये इशू, ठीक है। और ओआईसी पर बात करेंगे क्योंकि ओआईसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देखिए ओआईसी क्या है? ओआईसी एक फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन, ठीक है। और यहाँ पर टोटल मेंबरशिप है ओआईसी में 57 स्टेट्स की। ओआईसी के अगर हम स्टेटेड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। जो कि वर्ल्ड वाइड जो भी उनकी जो जहाँ भी वो रह रहे हैं उसके तहत, और जो उनके बीच में इंटरनेशनल पीस और हार्मनी की फीलिंग है उसको प्रमोट करना, ठीक है। ओआईसी ने रिवर्स की है मेंबरशिप फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, ठीक है। और सॉरी, रिजर्व की है मेंबरशिप फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, शायद मैं गलती से मैंने रिवर्स बोल दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ओआईसी के तहत मेंबरशिप जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के लिए रिजर्व्ड है ऑलरेडी। रशिया, थाईलैंड और कुछ देश भी ऐसे हैं जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो क्या इंडिया के पास ये स्टेटस है या नहीं, ये ज़रूर सोचिएगा, तब तक हम आएंगे इस मुद्दे पर भी, ठीक है। दूसरा, ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन? वो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओआईसी की तो इसे हम कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स कह सकते हैं इन अमंग दी वर्ल्ड, ठीक है। एंड इट नॉट ओनली endeavors टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड बट इट ऑल्सो प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस। इंडिया मेंबर नहीं है ओआईसी का, ठीक है। हालांकि इंडिया में लगभग दुनिया की 10% अगर मुस्लिम पॉपुलेशन को हम माने तो वो इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल।
और हमारा देश जैसे कि सेक्युलर उस पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पर भी बेस करता है, तो बिल्कुल होनी चाहिए थी, बट है नहीं इंडिया इसका, ठीक है। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था अपॉन द डिसीजन ऑफ द हिस्टोरिकल समिट, जो कि हुआ था कहाँ, रबत किंगडम ऑफ मोरक्को में इन सितंबर 1969 में। इसके हेडक्वार्टर्स जेदा और सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। ये देश हैं ज़्यादातर, आप ये इमेज देख सकते हो व्हाट इज ओआईसी वाली, ये जो देश हैं रेड से कलर्ड है, बेसिकली ये मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, और इंडिया नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 1969 में फॉर्म हुआ था, पहला चार्टर इनका अडॉप्ट हुआ था 1972 में। टोटल मेंबर्स 57 है, फाउंडिंग मेंबर्स 30 हैं, ठीक है। और की बॉडीज ओआईसी की क्या है वो यहाँ नीचे दी हुई है, ठीक है। तो ये था ओआईसी हमारा, ओके। इंडिया और ओआईसी की बात करें अगर, तो एट द 45th सेशन जो ओआईसी का हुआ था, जहाँ पर कि फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई थी 2018 में बांग्ला, ठीक है, वहाँ पर इस समिट के तहत बांग्लादेश जो है उसने सजेस्ट किया था कि इंडिया, जहाँ की दुनिया की लगभग जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनकी लगभग 10% इंडिया में रहते हैं, उन्हें भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात उठी थी इन 2018। 1969 में इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया गया था फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और उसके बाद से इनको वापस से अभी तक स्टेटस या ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं मिला है। उस समय जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे फरुखुद्दीन अली अहमद, उन्हें भी डिसइन्वेस्ट कर दिया गया था उनका जब अराइवल हुआ था मोरक्को में, उसके तहत। और ये डिसइन्वेस्टमेंट किसके द्वारा हुई थी, इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ था, तो वो थे हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान, जिन्होंने इंडिया के पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। रिसेंटली में अगर हम कहें तो 2019 में इंडिया ने मेड एन अपीयरेंस किया है एट दी ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि आबू धाबी में हुई थी, ठीक है, एज गेस्ट ऑफ ऑनर। इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर बुलाया गया था। उस समय हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, वो गई थी वहाँ पर और उन्होंने एड्रेस भी किया था इनॉग्रल प्लेनरी को। ये पहली बार था जब इन्विटेशन देखा गया था एज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर न्यू दिल्ली, और स्पेशली उस वक्त पर हाइटेंड टेंशंस चल रही थी पाकिस्तान को लेकर के अपॉन दी पुलवामा अटैक, ठीक है। और पाकिस्तान ने उस वक्त भी अपोज किया था इन्विटेशन को, जब इन्विटेशन भेजा गया था सुषमा स्वराज जी को तब भी, और उसने बायकॉट भी किया था प्लेनरी आफ्टर द यूएई टर्न डाउन हिज डिमांड टू रिसाइन दी इन्विटेशन, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा रीसेंट डेवलपमेंट। अब देखिए एक मुद्दा यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि भारत की उन देशों से जो कि मेंबर हैं ओआईसी के, उन देशों से अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से खुद हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। देन दूसरा मुद्दा यहाँ पर जो एक उठता है वो ये कि भाई जो ये ओआईसी है, कश्मीर इशू पर इसका क्या स्टैंड है, तो ज़रा ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर इशू पर ओआईसी का क्या स्टैंड होगा, क्या वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा या वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। सोचिए, सोच करके ज़रूर बताइए हमें, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल द विलेजेस से रिलेटेड। देखिए इंडिया प्लान कर रहा है डिजिटल मैप्स बनाने का ऑफ लगभग 6 लाख विलेजेस एंड पैन इंडिया 3D मैपिंग करने के लिए लगभग 100 सिटीज़ को मार्क किया गया है 1 साल के अंदर, ठीक है, कि यहाँ पर जियो स्पैटियल पॉलिसी गाइडलाइंस लाई जाएंगी अंडर दी स्वामित्व स्कीम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या, हमारी स्वामित्व स्कीम्स वैसे भी फेवरेट है यूपीएससी के, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो स्वामित्व स्कीम क्या है, तो स्वामित्व जो वर्ड है बेसिकली ये स्टैंड करता है हमारा सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज को लेकर। इस स्कीम के तहत लेटेस्ट सर्वेइंग टेक्नोलॉजी जो है जैसे कि ड्रोन्स हो गई, उनका यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द इनहेबिटेड लैंड इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज। और मैपिंग और सर्वे जो है ये कंडक्ट कराया जाता है इन कोलैबोरेशन विद द सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत। जो ड्रोन्स हैं वो ड्रॉ करते हैं डिजिटल मैप ऑफ एवरी प्रॉपर्टी जो कि उस जोग्राफिकल लिमिट के अंदर आती है, और प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए जाते हैं जो कि फिर रिस्पेक्टिव ओनर्स को दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिजिटलाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स एम्पावरिंग
रूरल इंडिया। और पीएम मोदी ने लॉन्च किया था ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर दी स्वामित्व स्कीम को। ठीक है, तो ये स्कीम हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसकी फीचर्स की बात करें तो एक तो इसका सबसे पहला अच्छा फीचर है एक्यूरेट सर्वे का, क्योंकि ये स्कीम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वे ग्रेड ड्रोन्स और कॉर्स यानी CORS नेटवर्क यानी कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क को यूज करेगी टू गेट एक्यूरेट सर्वे लार्ज एरियाज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम से कम समय में एक्यूरेट सर्वे लेने के लिए। दूसरा इसका फीचर इंपॉर्टेंट है वो है हाई रिजोल्यूशन। जो स्केलिंग होगी मैप की वो 1:500 स्केल का यूज किया जाएगा, जो कि अगेन जनरेट होगा वाया ड्रोन सर्वे। ठीक है, और इसके अलावा जियो टैगिंग का फीचर इसका है, जिसमें कि जो कि काफ़ी ज़्यादा एडिटेबल होगा। जियो टैग्ड मैप्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे एट अ फ्रिक्शन ऑफ द कॉस्ट विदाउट द नीड फॉर द लाइन ऑफ साइट। और लास्टली है परमानेंट रिकॉर्ड। ये मैप्स जो हैं ये मोस्ट ड्यूरेबल रिकॉर्ड होंगे ऑफ द प्रॉपर्टी होल्डिंग्स इन एरियाज विद नो लीगेसी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे। अपडेटेड गाइडलाइंस को लेकर बात करें तो कुछ गाइडलाइंस को अपडेट किया गया है स्वामित्व स्कीम के अंडर। वो ये हैं कि वो हेल्प करेंगी अब प्राइवेट कंपनीज को, जिससे वो प्रिपेयर कर सकेंगे कुछ वेराइटी ऑफ मैप्स विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम दी होस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज, यानी वो खुद से बना सकते हैं ये चीज़ें। दूसरी चीज़ उनका एम होगा कि और इस प्रोसेस को, इस पूरी चीज़ को ईजियर कर दिया जाए बाय द यूज़ ऑफ ड्रोन्स, और एप्लीकेशंस डेवलप किए जाएं जिसमें लोकेशन मैपिंग हो सके। एंड इट विल ऑल्सो एनकम्पास द ट्रिनिटी ऑफ जियोस्पैशियल सिस्टम्स, या फिर ड्रोन पॉलिसी हो गई या स्पेस सेक्टर हो गया, इन सारी चीज़ों को भी। ठीक है, तो ये थी हमारी ये स्कीम्स। ओके, ये थी हमारी स्कीम के फीचर्स और क्या अपडेटेड गाइडलाइंस हैं। आई होप ये आपको पता चल गया होगा, सिंस ये न्यूज़ में थी इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अबाउट अ पर्सनालिटी, अ फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम है तिलका मांझी। देश ने इन्हें रिमेंबर किया है फॉर हिज फ्रीडम फाइटिंग स्पिरिट और एंड बीइंग हिज ही वॉज ट्राइबल लीडर। ठीक है, इनका नाम था तिलका मांझी और इनकी 272वीं वर्षगांठ बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1750 से 1785। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सभी आदिवासियों को इनटू एन आर्मी, और इन्होंने लेड किया था फेमस संथाल हूल, जो कि टेक प्लेस किया था 1784 में, अगेंस्ट हुम नन अदर देन ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। 1770 में एक सीवियर फमाइन आया था इन द रीजन ऑफ संथाल, जहां पर लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे। तिलका मांझी ने उस वक्त पर लूट की थी और जो ट्रेजरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लूट करके ये लाए थे और इन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमंग द पुअर एंड द नीडी बेसिकली। ठीक है, और इनकी इस एक्ट से इंस्पायर होके और भी जो ट्राइबल्स थे बेसिकली उन्होंने भी इस रिबेलियन को ज्वाइन किया, और उनके साथ जो है ये ज्वाइन करने के बाद ये रिबेलियन हो गया संथाल हूल, इसका नाम पड़ा, या इसको हम कह सकते हैं द रिवोल्ट ऑफ संथाल्स, या इवन संथाल रिबेलियन भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश के ऊपर अपना अटैक जारी रखा और उनके साथ जो है बेसिकली और भी लोग जो है वो जुड़ते गए इस अटैक्स में। 1771 से लेके 1784 तक तिलका मांझी ने कभी भी सरेंडर नहीं किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 84 तक इन्होंने सरेंडर नहीं किया था। इनकी स्टोरी अगर हम जानें तो इनकी स्टोरी में सबसे जो अहम मुद्दा उभर कर आता है वो है ही वॉज वेरी ऑफेंसिव विद दी कॉलोनिस्ट। ठीक है, इन्होंने अटैक किया था ऑगस्टस क्लीवलैंड को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसको बुरी तरीके से घायल भी किया इन्होंने। ब्रिटिश जो है इसके इस स्टेप के बाद जब क्लीवलैंड घायल हो गए बुरी तरीके से, तो ब्रिटिश ने क्या किया, तिलापुर फॉरेस्ट को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, और इतना ही नहीं इसके बल्कि इसमें जो है ही ऑपरेटेड बट ही एंड हिज मेन, ये लोग जो थे इनको पकड़ लिया गया एट बे फॉर सेवरल वीक्स, इनको काफ़ी हफ्तों तक पकड़ के रखा गया। फाइनली इनको ये ब्रिटिश के हाथों चढ़े 1784 में, और उस वक्त जब ये ब्रिटिश के हाथों में आए तो इन्हें टाई कर दिया गया था, बांध दिया गया था एक घोड़े की पूंछ से, और
इन्हें ड्रैग करते हुए ले जाया गया था बेसिकली कलेक्टर के रेसिडेंस पर, जो कि भागलपुर बिहार में स्थित था। ठीक है, और ये इतनी बुरी तरीके से जख्मी और घायल थे। उसके बाद इन्हें जो है एक बैनियन ट्री पर जो है वो हैंग कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से घायल होने के बाद इनमें कुछ बचा नहीं था, तो इन लोगों ने इन्हें हैंग कर दिया था, जो कि गलत था। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी थी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी कि इतनी उसके बाद भी इन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया और ये ब्रिटिश के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, उनके ऊपर अटैक्स करते रहे। ये न्यूज़ देखिए आपको द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में नहीं मिलेगी। ये न्यूज़ हमारी टीम ने लाई है फ्रॉम newsair.government.in की वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ से ये न्यूज़ निकाल कर आपके लिए लाई गई है। यहाँ पर ये सारी जानकारी इनसे रिलेटेड, तिलका मांझी जी से रिलेटेड दी गई है। ठीक है, और कहा जाता है कि इन्हें क्रेडिट दिया गया है फॉर बीइंग द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी इतिहास में जिसका कि जिसने छेड़ी थी इंडियाज वॉर अगेंस्ट कॉलोनियल रिजीम। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेज़ों के प्रति पहली जंग इन्होंने छेड़ी थी, ऐसा क्रेडिट दिया जाता है इन्हें, जो कि झबरा पहाड़िया तिलक मांझी के नाम से जाने जाते थे। और ऐसा कहते हैं कि ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ इन द हिल्स ऑफ राजमहल, वो जो कि सिचुएटेड है झारखंड में। ठीक है, तो ये थी कहानी तिलका मांझी जी की। आई होप काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी और आप लोगों को समझ आई होगी। स्टिल अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हमें आंसर भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका आंसर। ये आंसर क्वेश्चन जो है संथाल्स पर ही बेस किया है मैंने। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारा स्मैश प्रीलिम्स 2022 एडिशन लॉन्च हो चुका है। जो लोग भी अपनी तैयारी को एक एज देना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं प्रीलिम्स में अपनी जगह, तो वो हमारी सिविल्स डेली की वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकते हैं खुद को स्मैश प्रीलिम्स 2022 एडिशन के लिए, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ये प्रोग्राम लेते हैं तो आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी करंट अफेयर्स पे, वीकली जूम कॉल्स मिलेंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप्स मिलेंगे, 100+ टेस्ट मिलेंगे, एवरी वीक टेस्ट डिस्कशन होगा जूम कॉल पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी आपको मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके अगर आप देखना चाहते हैं, अगर इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट से कर लीजिए, वेट मत करिए, क्योंकि प्रीलिम्स को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये थी आज की न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमसे पूछिए, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर लिखना मत भूलिएगा। जो मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की खबरें। चलते हैं इसी के साथ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.